हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी। देखिए, यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी, पीटी का पैटर्न ऐसा हो गया है कि अब ये लोग जो है यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने भी कोशिश की उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे हम पूछें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। मतलब किस एक्ट ने जो है लेजिस्लेटिव पावर जो थी बॉम्बे की और मद्रास प्रेसिडेंसी की रिस्टोर की थी, यानी इससे पहले कभी ले ली गई होगी। तो ये लिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। फिर ये नेक्स्ट बता रहे हैं कि इसने प्रोवाइड किया था एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। और तीसरा ये बता रहे हैं कि इट एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो देखिए, ये एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। तो उस टाइम थे लॉर्ड कैनिंग, 1857 के बाद जो है, उस टाइम भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, उसके बाद भी लॉर्ड कैनिंग थे, 1861 के एक्ट के टाइम भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो इन्होंने इसी एक्ट के दौरान जो है एक पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो समझते हैं, जैसे हेल्थ का पोर्टफोलियो हो गया, इस टाइप का पोर्टफोलियो सिस्टम इसी टाइम चालू हुआ। और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो तो काउंसिल का, उसमें जो फिफ्थ मेंबर जोड़ा गया। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन था काउंसिल का, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, उनके में फिफ्थ मेंबर जोड़ा गया। और इससे पहले कौन कौन से मेंबर थे? होम था, ठीक है, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू या फाइनेंस। उसके बाद जो है एक पब्लिक वर्क का भी मेंबर जुड़ा 1861 में ही। तो ये अगर बहुत डीपली क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें पूछा सकता है कि फिफ्थ नंबर वो कौन सा था, तो वो पब्लिक वर्क का था। और लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए भी जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी वो भी एनलार्ज की गई थी, है ना। उसमें इंडियन को उसमें जोड़ा गया था। और इन्हें बोला गया था 6 से 12 एडिशनल मेंबर जोड़े जा सकते हैं। और ये इसमें आधे से ज़्यादा जितने भी जुड़े जाएंगे उसमें आधे जो होंगे नॉन ऑफिशियल। इसके अलावा 3 हिंदुस्तानी जो थे वो काउंसिल में आए थे। उनका नाम था, एक थे राजा बनारस, दूसरे आपके महाराजा ऑफ पटियाला, इसके बाद सर दिनकर राव। ये तीनों जुड़े थे काउंसिल में, ठीक है। और हमने ये देख ही लिया कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी की, वो 1813 में ले ली गई थी, 1861 में उन्हें वापस लौटा दी गई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो भारत में सिविल सर्विसेज के इवोल्यूशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वेलेस्ली वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ना, ये बात तो गलत है, क्योंकि वेलेस्ली नहीं, ये तो कॉर्नवालिस थे जो भारत में लेके आए सिविल सर्विसेज। फिर कॉर्नवालिस सेटअप फोर्ट विलियम कॉलेज फॉर ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट। ना, ये वेलेस्ली थे। और देखिए, इन्होंने 1805 में जो है एक कॉलेज खोलना चाहा था फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में, जहाँ पे जो है ट्रेनिंग की जाए जो नए सिविल सर्वेंट आ रहे हैं उनको। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपने पढ़ा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो उन्होंने जो है ये मना कर दिया। देखिए, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में। तो उसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने ये मना कर दिया कि ये जो कॉलेज आप फोर्ट विलियम कॉलेज खोल रहे हैं कलकत्ता में, ये ठीक नहीं है। तो इस वजह से जो हेलीबेरी जगह है लंदन में, वहाँ पे कॉलेज खोला गया और उसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कॉलेज। और वहाँ पे न्यू रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दी गई। नेक्स्ट, एटकिंसन कमेटी रिकमेंडेड फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी इमीडिएटली स्टैब्लिश। ना, जो थी ली कमेटी है ना, ली कमीशन, उसने रिकमेंड किया था पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी इमीडिएटली रीस्टैब्लिश्ड। तो और जब जो ए बी सी तीनों ही रॉन्ग हुए तो अल्टीमेटली आपका डी सही हो गया। पढ़ लेते हैं से, ली कमीशन रिकमेंडेड 50-50 पैरिटी बिटवीन द यूरोपियन एंड द इंडियंस इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ICS। तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेन एडवांटेज क्या है? द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली। ना, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर से चुन के आते हैं, तो इंडिपेंडेंटली तो वर्क करते नहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म में। इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं हो पाती, क्योंकि 5 साल बाद इलेक्शन होता है और पार्टी चेंज हो जाती है। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट, यहाँ पे इलेक्शन होगा, विदाउट इलेक्शन। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन नहीं। अगर मान लीजिए कभी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई, तो आपके जैसे नेहरू जी की डेथ हुई तो गुलजारीलाल नंदा बन गए थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उसके बाद इंदिरा जी बनी, तो ऐसा नहीं है। तो इसका सही आंसर है एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यही तो खूबसूरती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म सिटीजनशिप। अब देखिए, सिटीजनशिप काफ़ी
मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप एक बार सारे ऑप्शन ढंग से पढ़िए, क्योंकि इसमें जो मोस्ट करेक्ट होता है वही सही होता है। सिटीजनशिप इज़ द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन टू परचेज प्रॉपर्टी विद इन अ कंट्री। टू परचेज अ प्रॉपर्टी विद इन अ कंट्री, तो क्या केवल सिटीजन ही प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं क्या देश में? नहीं, तो ये आंसर हो गया गलत। सिटीजन इज़ अ राइट विच इज़ गारंटीड बाय बर्थ। अच्छा, कोई भी अगर मान लीजिए इंडिया में पैदा हो गया तो उसे ये गारंटी मिल जाएगी वो सिटीजनशिप है? नहीं, अगर मान लीजिए कोई फॉरेनर तो उनका बच्चा पैदा हुआ तो ये भी गलत है। बहुत सारी कंट्री जो हैं देती भी, बहुत सारी नहीं भी देती। सिटीजनशिप इज रिलेशन बिटवीन अ इंडिविजुअल एंड अ कंट्री। हाँ, ये बात तो एकदम सही है। इसका सिटीजन इज एंटाइटलमेंट ऑफ रेजिडेंस ऑफ एनी पर्सन इन अ कंट्री। देखिए, रेजिडेंस का एंटाइटलमेंट सिटीजनशिप देता है क्या? नहीं। तो इसमें जो मोस्ट करेक्ट हो जाएगा वो है सिटीजनशिप इज अ रिलेशन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने। मोर फोकस ऑन इक्वालिटी में हैम्पर लिबर्टी, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर लिबर्टी इन द सोसाइटी ऑलवेज लीड टू इकोनॉमिक इक्वालिटी। अच्छा, ऑलवेज है ना। नेक्स्ट, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर जनरली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सही बात है, जनरली कॉम्प्लीमेंट्री तो होती ही हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोट्स हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। देखिए, इसमें जो है ये करेक्ट है। लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर जनरली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोट हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये भी करेक्ट है। मोर लिबर्टी इन सोसाइटी ऑलवेज लीड टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो ये जो है ये गलत है। देखिए, दोनों ही गलत है। मोर फोकस ऑन इक्वालिटी में हैम्पर, तो में और ऑलवेज, तो ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है? तो ये हो जाएगा आपका बी। इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं सारे स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म फेबियन सोशलिज्म। देखिए, फेबियनिज्म एक मूवमेंट था। फेबियन सोशलिज्म जो है इंग्लैंड में आपका एक फेबियन सोसाइटी हुआ करती थी। तो फेबियन सोसाइटी आपके 80s में थी, 1880s में, जो सोशलिस्ट आइडियल्स थे उनको प्रमोट करती थी। और उनका जो गोल था सोशलिज्म का, वो पार्लियामेंट के थ्रू होके जाता था। मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो होती हैं उनके थ्रू। वो कोई रिवॉल्यूशन नहीं चाहते थे, वो आर्म स्ट्रगल को अवॉइड करना चाहते थे। तो ये फेबियन सोशलिज्म था। अब देखते हैं, इट बिलीव्स इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो ये यही गलत हो गया। दे फोकस ऑन ओनरशिप ऑफ ऑल वेल्थ विद द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, दे एडवोकेटेड फॉर द नेसेसिटी ऑफ द स्टेट एंड प्रोजेक्टेड इज द अल्टीमेट अराइटर ऑफ ऑल डिस्प्यूट। ये बात भी सही है। दे कॉल्ड फॉर वर्कर्स कंट्रोल ऑन इंडस्ट्री थ्रू सिस्टम ऑफ नेशनल गिल्ड ना, ये तो गिल्ड सोशलिज्म था। तो देखिए, इन दोनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका सी, मोस्ट करेक्ट। वो चाहते हैं कि स्टेट को है वो अल्टीमेट आर्बिटर हो डिस्प्यूट्स का। ठीक है, देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। देखिए, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो जहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव जो है मेजॉरिटी या उसके ऊपर सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे इंडिया में जो है हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, अगर उनकी पार्लियामेंट में और स्पेशली इन लोकसभा, पर्टिकुलरली इन लोकसभा एज अ पार्लियामेंट में और लोकसभा में, जब तक मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक उनको कोई, जब तक वहाँ पे सपोर्ट नहीं होगा पार्लियामेंट में, तब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जिसे सपोर्ट होगा वही एग्जीक्यूटिव में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव दैट इज डिपेंड ऑन सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्ट विच रिस्टोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा। अच्छा, इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा किस एक्ट को कहते हैं? पहला अटलांटिक चार्टर, फिर यूएन चार्टर, फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ICPCR, ये मिस्टेक हो गई है, और फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देखिए, इसका आंसर है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। लेकिन तब भी हम बाकी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो अटलांटिक चार्टर जो था वो एक तरह से यूएन का फाउंडेशन के बारे में था, और जो वर्ल्ड वॉर 2 पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में जो कॉपरेशन हुआ था वो इसी के थ्रू गवर्न हुआ था। इसके अलावा यूएन चार्टर हो गया, ये एक तरह से इंटरनेशनल लॉ है,
कॉपरेशन का, कैसे कंट्री कैसे क्या क्या करेंगी। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो है वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में था। लेकिन जो मैग्ना कार्टा जो है वो एक तरह से पहला लॉ था ब्रिटिश हिस्ट्री में, जो पहला डॉक्यूमेंट था जहाँ पे राइटिंग में मतलब लिखित में ये बोला गया, ऐसे प्रिंसिपल बनाया गया कि किंग जो है उसकी गवर्नमेंट जो है लॉ के ऊपर नहीं है, नो वन इज़ अबव द लॉ। तो रूल ऑफ द लॉ की बात जिसे कहते हैं वो मैग्ना कार्टा 1215 में 1215 में इंग्लैंड में आया था। और इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा बोलेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज इन द इंडिया। तो ये बोले नॉट प्रोवाइड, नॉट द बेनिफिट, दे नीड ओनली वन प्रपोजर टू फिलिंग द नॉमिनेशन। जो उनके कैंडिडेट होते हैं, सही बात है, उन्हें एक ही प्रपोजर चाहिए होता है। द एक्सपेंस ऑफ स्टार कैंपेनर इज नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ देयर कैंडिडेट्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा और लिमिट दे रखी है सरकार ने। ब्रॉडकास्ट फैसिलिटी ऑन दूरदर्शन, इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो भी मिलती थी जनरल इलेक्शन के दौरान, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर है रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी अलाउड टू हैव सेम नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर एंड नॉन रिकग्नाइज। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि रिकग्नाइज और नॉन रिकग्नाइज दोनों को एक जैसा व्यवहार थोड़ी ना होएगा, ट्रीटिंग लाइक्स अलाइक। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा डी आपका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन कर्मयोगी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। देखिए मिशन कर्मयोगी जो है वो आपका सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए था। ये 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया था और इसे एक नाम और भी है इसका, NPCSCP, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज एंड देयर कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, कैपेसिटी प्रमोशन या कैपेसिटी इन्हेंस इसके लिए था। तो ये बेसिकली हो जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, इसका आंसर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। और ये गलत है, इनिशिएटिव टू प्रमोट योगा। तो एक अच्छे से कोट के साथ इसको हम ख़त्म करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड, मतलब एक पिक्चर जो है बहुत हज़ारों बातों से बेहतर है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।